है, इमरजेंसी पावर स्टार्ट करेंगे। बेसिकली दो चैप्टर्स हैं हमारी सिलेबस में, तो दोनों को हम एक इंटीग्रेटेड अप्रोच से करेंगे। ठीक है, तो इमरजेंसी पावर्स प्रेसिडेंट के पास होती है, ये आपको पता है। ठीक है ना, और इमरजेंसी प्रोविजंस कौन कौन से होते हैं, इमरजेंसी पावर्स कौन कौन सी होती है, प्रेसिडेंट के पास होती है। सबसे पहले तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये टॉपिक है जो चल रहा है हमारा। हमने इसके अंदर एग्जीक्यूटिव पावर्स कर ली, लेजिस्लेटिव पावर्स कर ली, अब हम थर्ड वाली कर रहे हैं इमरजेंसी पावर्स। राइट, सो बेसिकली तीन तरह की इमरजेंसी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। कौन कौन सी है? नेशनल, स्टेट, फाइनेंशियल। नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। राइट, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, तो बेसिकली हमारे देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तीन तरह की इमरजेंसी है: नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, इसके आर्टिकल्स भी लिख लेते हैं। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352, स्टेट इमरजेंसी आर्टिकल 356, फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352, स्टेट इमरजेंसी 356 एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360। ओके, पहले तो देख लेते हैं नेशनल इमरजेंसी अब तक 3 टाइम्स लग चुकी है हमारे देश में। इट हैज बीन इम्पोज्ड 3 टाइम्स। ओके, नेशनल इमरजेंसी अब तक 3 टाइम्स लग चुकी है। ठीक है, स्टेट इमरजेंसी बहुत बार, मैनी टाइम्स लग चुकी है, कोई हिसाब नहीं है इसका, बहुत टाइम्स लग चुकी है। इसको हम अलग से, कंट्रोवर्शियल भी है ये वाला कि इसका मिसयूज होता है स्टेट इमरजेंसी का हमारे देश में। और फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करें तो ये अब तक नेवर बीन इम्पोज्ड। फाइनेंशियल इमरजेंसी हैज नेवर बीन इम्पोज्ड सो फार। सो national emergency has been imposed 3 times, state emergency many a times, financial emergency none, never until now. Okay, so हमने अब तक क्या देखा? हमने अब तक देखा हमारे देश में इमरजेंसी पावर्स किसके पास है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। दूसरा हमने क्या देखा? कितने टाइप की इमरजेंसी है? नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेशनल जो है आर्टिकल 352, स्टेट जो है आर्टिकल 356, फाइनेंशियल जो है आर्टिकल 360 में आती है। नेशनल 3 बार लगी है, स्टेट बहुत बड़ी लग चुकी है, फाइनेंशियल अभी तक नहीं। क्या बोलते हैं? नेशनल कब कब लगी? हाँ, ये सारा डिस्कस करेंगे आज। बिल्कुल हम पूरा करेंगे। ठीक है, अब अगर हम आज का टॉपिक है हमारा नेशनल, ये पहली वाली है, इसी को ही हमने आज डिटेल में। ठीक है, तो ये तो हम इतने डिटेल में इसको हम बाद में, आज का टॉपिक हमारा फर्स्ट वाला ही है। ठीक है, सबसे पहले ये देखने से पहले, नेशनल इमरजेंसी को कराने से पहले हम ये देखेंगे कि इमरजेंसी लगती कैसे है। ठीक है, सबसे पहले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ये रिटर्न में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर रिटर्न में एडवाइस करता है प्रेसिडेंट को, एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को रिटर्न में होना चाहिए दैट यू शुड इम्पोज नेशनल इमरजेंसी इन द कंट्री। इसमें 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस कर रहा है, जो कि हेडेड है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा।
अब यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर एडवाइस नहीं कर रहा है, बट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस कर रहा है, विच इज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। दूसरा ये है, ये जो एडवाइस है ये रिटन में है, ओरल में नहीं है, ठीक है। रिटन में फैक्ट्स भी हो सकता है, रिटन में टाइप भी हो सकता है, या हैंड रिटन भी हो सकता है, ठीक है। तो ये रिटन में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ही प्रेसिडेंट जो है ये इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन देगा, इसकी प्रोक्लेमेशन यानी इम्पोजिशन। सो द प्रेसिडेंट विल इशू प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी ऑन रिसीविंग अ रिटन रिपोर्ट फ्रॉम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स व्हिच इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। जब प्रेसिडेंट प्रोक्लेमेशन दे देगा, जब प्रेसिडेंट प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी दे देगा, ओके, तो क्या होगा, फिर ये इमरजेंसी का जो प्रोक्लेमेशन है ये पार्लियामेंट में चला जाएगा, जब भी पार्लियामेंट बैठेगी, और फिर पार्लियामेंट इसको अप्रूवल देगा। तो ये स्टार्ट प्रोसेस कहां से हुआ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से, पहुंचा किसके पास, प्रेसिडेंट के पास, और फिर प्रेसिडेंट से ये दोबारा से पार्लियामेंट में गया, जहां पे इसको फाइनल जो है वो अप्रूवल मिलेगा, ठीक है। बट प्रेसिडेंट की प्रोक्लेमेशन से इमरजेंसी जरूर इंपोज हो जाएगी, वो पार्लियामेंट की वेट नहीं करेगी, ठीक है। तो अब हम चलते हैं आगे थोड़ा, एक ये देखेंगे कि इमरजेंसी का असर क्या होता है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इमरजेंसी, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इमरजेंसी इन इंडिया। नेशनल इमरजेंसी की बात कर रहे हैं हम, हमारा टॉपिक है ये वाला है फर्स्ट, नेशनल इमरजेंसी। सो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी इन इंडिया। सिंपल टर्म्स में कहें तो हमने ये अब तक पढ़ा है कि हमारा देश जो है वो क्या है, वो है फेडरल इन फॉर्म बट यूनिटरी इन करेक्टर, फेडरल इन फॉर्म एंड यूनिटरी इन करेक्टर। हमारा देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने हमारे देश को फेडरल तो बनाया है, फॉर्म में देखने से फेडरल लगेगा, बट जब वो एक्चुअल में प्रैक्टिस होगी कॉन्स्टिट्यूशन की, गवर्नेंस की, तो वो एक्चुअल में फेडरल नहीं होगी, वो एक्चुअल में यूनिटरी टाइप की होगी, मिक्स्ड होगी, ठीक है। सो इमरजेंसी जो दो सर्कमस्टांसेस होते हैं देश में, एक नॉर्मल एक एबनॉर्मल। नॉर्मल circumstances when there is no emergency, नॉर्मल कौन से circumstances हैं, when there is no emergency, when there is no proclamation of emergency, this is normal situation. So normal में फेडरल सिस्टम जो है वो फॉर्म में तो है, ठीक है, फॉर्म में दिख रहा है फेडरल सिस्टम, बट दूसरा जब सिचुएशन आएगी इमरजेंसी वाली, तब ये फेडरल सिस्टम फॉर्म में भी नहीं रहेगा, स्ट्रक्चर में भी नहीं रहेगा, तो टोटली यूनिटरी सिस्टम बन जाएगा। सो इमरजेंसी सिचुएशन जब आएगी तो हमारा देश जो है वो यूनिटरी बन जाएगा। सिंपल टर्म्स में यूनिटरी का मतलब है टोटल कंट्रोल ऑफ द सेंटर, और फेडरल का मतलब है पावर्स व्हेन पावर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट्स। फेडरल का मतलब है when powers are distributed between center and the states, center and the states, this is federal system. Unitary system is when the complete control is there of the central government. तो मैंने कहा नॉर्मल सिचुएशन में फेडरल इन फॉर्म रहता है, हालांकि वो कैरेक्टर में भी यूनिटरी ही है, लेकिन इमरजेंसी सिचुएशन में जिसको हम एबनॉर्मल सिचुएशन भी कहते हैं, तो इमरजेंसी या एबनॉर्मल सिचुएशन में हमारा देश टोटली यूनिटरी कैरेक्टर एक्वायर कर लेता है, और फॉर्म भी यूनिटरी हो जाती है क्योंकि सारे फेडरल फीचर्स खत्म हो जाते हैं, फंडामेंटल राइट्स खत्म हो जाते हैं, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट्स डिसॉल्व हो जाती है, हाँ, स्टेट गवर्नमेंट्स डिसॉल्व हो जाती है सारी, उसके ऊपर हम एक एक करके आते हैं, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं वो
डिसॉल्व नहीं होती हैं बट उसका काम नहीं कर सकती है। डिसॉल्व नहीं होती असेंबली उनकी, स्टेट गवर्नमेंट की, जब नेशनल इमरजेंसी होती, बट वो काम नहीं कर सकती है, ना के बराबर ही है स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी की सारी स्टेट असेंबलीज डिसॉल्व हो जाती है, लेकिन वो ना के बराबर ही होती हैं, हो या ना हो। बट ये रहता है कि स्टेट गवर्नमेंट्स है एग्जिस्ट ही नहीं करती, स्टेट गवर्नमेंट्स एग्जिस्ट नहीं करती, बट स्टेट गवर्नमेंट्स के डिसॉल्व होने का ऐसा कोई ऑर्डर या ऐसा कोई प्रोक्लेमेशन नहीं दिया जाता है। तो सिंपल टर्म्स में सेंटर ही सारी पावर स्टेट्स की एक्वायर कर लेता है। स्टेट लिस्ट खत्म हो जाती है, स्टेट लिस्ट खत्म हो जाती है, कॉन्करेंट लिस्ट खत्म हो जाती है, सिर्फ यूनियन लिस्ट ही बचती है। ठीक है, सारी की सारी पावर यूनियन गवर्नमेंट ही एक्वायर कर लेती है। ठीक है, तो अब एक ये जो मैंने ये बताया आपको कि नॉर्मल सिचुएशन में फेडरल इन फॉर्म, यूनिटरी इन कैरेक्टर, बट एबनॉर्मल सिचुएशन में टोटली यूनिटरी। ये हमारा जो सिस्टम है, ये और कौन से देश में ऐसा सिस्टम है? ये हमारे देश में ही यूनिक सिस्टम है। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में फेडरल गवर्नमेंट होती है, फेडरल। ठीक है, तो वहां पर ऐसा हमारे जैसा कोई सिस्टम नहीं है कि इमरजेंसी लगती है तो यूनिटरी कैरेक्टर बन जाता है गवर्नमेंट का, वहां पे ऐसा कुछ नहीं है। सो हमारा देश इस चीज के अंदर इन दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट is having a unique it is our country is unique, our country's constitution is unique in this respect that we acquire unitary character in emergency situation, otherwise in normal circumstances we acquire federal character, federal in form and unitary character. Okay, और ये किसने बोला है? बी आर अम्बेडकर ने खुद ही बोला है। मैं आपको लिखवा दूं, आप लिखो, स्टार्ट करते हैं। B.R. Ambedkar said that all the federal systems are federal. B.R. Ambedkar said all the federal systems are federal. They can never be unitary. They can never be unitary, but Indian constitution is unique in this respect. Indian constitution is unique in this respect as in emergency situations it acquires a unitary form of government, and state governments cease to exist. State governments cease, C-E-A-S-E, to exist. Okay, अब हम चलते हैं आगे, आर्टिकल 52 के ऊपर आ जाए। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 52 के ऊपर आ जाते हैं। ये वाली फर्स्ट नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 52, सॉरी 352। ये तीन तरह से लगती है। ठीक है, नंबर 1 ड्यू टू वार, ड्यू टू वार, WAR, war. Number 2, due to external aggression, due to external aggression, and number 3, due to armed rebellion, due to armed rebellion।
तीन तरह से नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 लगता है, ड्यू टू वार, ड्यू टू एक्सटर्नल एग्रेशन एंड ड्यू टू आर्म्ड रेबेलियन। आर्टिकल अमेंडमेंट नंबर 44 ने ये आर्म्ड रेबेलियन का फ्रेज इंसर्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। कौन सी अमेंडमेंट ने? 44 अमेंडमेंट 44 ने आर्म्ड रेबेलियन को इंसर्ट किया इंस्टेड ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस। कहने का मतलब ये, अमेंडमेंट 44 से पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे इंटरनल डिस्टर्बेंस लिखा था, लेकिन अमेंडमेंट 44 ने इंटरनल डिस्टर्बेंस को हटाकर आर्म्ड रेबेलियन कर दिया। इसके ऊपर आएंगे अभी। ठीक है, 1978। एक चीज दोबारा इसके ऊपर आते हैं नेशनल इमरजेंसी में, ये जो वार है और एक्सटर्नल एग्रेशन है, ये दोनों ही चीजें नेशनल इमरजेंसी में आती हैं और हम इसको बोलते हैं एक्सटर्नल इमरजेंसी। एक्सटर्नल इमरजेंसी यानी इमरजेंसी तो है बट एक्सटर्नल है। कौन कौन से रीजन दो ही हैं, वार या एक्सटर्नल एग्रेशन। तो एक्सटर्नल इमरजेंसी है तो नेशनल इमरजेंसी, बट नेशनल के अंदर भी दो हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। तो ये दो जो हैं, वार और एक्सटर्नल एग्रेशन, ये किससे होते हैं? एक्सटर्नल से। तीसरा बचा जो आर्म्ड रेबेलियन, ये है इंटरनल। अब इंटरनल माओवाद आ जाएंगे, माओवादी जो हैं या जितने भी इंटरनल मतलब कोई ना कुछ ऐसा होगा देश में कि आर्म्ड रेबेलियन हो जाएगा, देश के लोग आ जाएंगे। रशियन रेवोल्यूशन पढ़ा होगा आपने कभी, रशियन रेवोल्यूशन या फ्रेंच रेवोल्यूशन, सॉरी रशियन फ्रेंच में आपको बिल्कुल सिविल वार हुई थी। तो सिविल वार का यहाँ पर मतलब है आर्म्ड रेबेलियन। लोग हथियार लेकर आ जाएंगे और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को घेर लेंगे, प्रेसिडेंट ऑफिस को घेर लेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कभी, ठीक है, बहुत रेयर है ऐसा हो जाए, क्योंकि आर्मी ही ऐसा कर सकती है, लोगों की इतनी जरूरत नहीं। हाँ, लोग बहुत ज्यादा मात्रा में आ जाए तो ये हो सकता है, लेकिन ऐसा आर्मी उसको जरूर कंट्रोल कर लेगी। ठीक है, अभी किसानों के आंदोलन में ऐसा हुआ, बट उसको पुलिस ने लाठीचार्ज इसलिए नहीं किया क्योंकि सेंसिटिव इशू था। अगर कैजुअलिटी हो जाती किसानों की या 100-200 लोग मर जाते तो भीड़ भाड़ में धक्का मुक्की हो जाती, तो अल्टीमेटली ये मैसेज आता कि किसानों के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट ने लाठियां चलाई और किसान मर गए या उधर से पुलिस वाले मर गए, तो ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो जाती। तो इसलिए रेप्यूटेशन मोदी की ख़राब होती है, इसलिए ऐसा नहीं किया गया। ठीक है, और ये बात फिर ठंडी यहीं पे नहीं होती, ये और आगे बढ़ जाती है। ठीक है, क्योंकि आंदोलन से आगे गवर्नमेंट जो परेशान है, और जवान और किसान बैकबोन होता है देश की। अगर जवान, जैसे पाकिस्तान में हमेशा मिलिट्री कूप हो जाता है और बार बार जो हुकूमत है वो परवेज मुशर्रफ ले लेता है, कभी जनरल जियाउल हक ले लेता है। तो हमारे देश में भी ऐसे आसार बने थे ड्यूरिंग अबाउट 10-15 ईयर्स बैक। वीके सिंह जब आर्मी चीफ थे तो उनकी रिटायरमेंट का एज का मसला बना था, तो गवर्नमेंट ये कह रही थी कि आप रिटायर होने वाले हो विद इन 1 मंथ, और वो कह रहे थे मेरी रिटायरमेंट एज अभी 1 ईयर पड़ी हुई है। तो सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन में ये डिस्प्यूट चल रहा था, और ये इंडियन एक्सप्रेस ने ये न्यूज़ दी थी कि मीरठ जो दिल्ली के पास है, वहाँ से आर्मी की मूवमेंट देखी गई है रात को 12-1 बजे टूवर्ड्स दिल्ली। ठीक है, तो वो आर्मी की मूवमेंट टूवर्ड्स दिल्ली
मतलब देखी गई थी और न्यूज़ में आ गया था अगले दिन। इंडियन एक्सप्रेस वाज द फर्स्ट न्यूज़पेपर टू कोट इट, टू गिव अ रिपोर्ट ऑफ इट। लेकिन गवर्नमेंट ने कहा था ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। सो वो ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि जनरल वीके सिंह जो था ये राजपूत था, और राजपूत जो है वो वैसे ही डिसीजन बड़े जल्दी ले लेते हैं। और तो क्या हुआ था कि एक सिख और राजपूत दोनों ही जल्दी डिसीजन लेते हैं, तो हमेशा इनको आर्मी चीफ कम बनाया जाता है हमारे देश में, ठीक है। इनको कम बनाया जाता है क्योंकि गवर्नमेंट डरती है कि कहीं ये आर्मी को ना हो जाए, ये प्राइम मिनिस्टर को पीछे करके खुद हुकूमत अपने हाथ में ना ले ले। लेकिन एक सिख आर्मी चीफ तो हो चुका है, उसने कुछ ऐसा किया नहीं था, जनरल विक्रम सिंह था वो, आई थिंक। दूसरा ये वीके सिंह ने तो कर दिया था पूरा, ठीक है। गवर्नमेंट डर गई थी और गवर्नमेंट ने नेक्स्ट डे बोला कि ऐसा कुछ नहीं था, कोई आर्मी मूवमेंट नहीं थी। बट एक्चुअली आर्मी मूवमेंट हुई थी और टुवर्ड्स दिल्ली वो आर्मी की कॉन्वॉयज बहुत सारी 3000 गाड़ियाँ देखी गई थी। बट वो पीछे क्यों चली गई वो अभी तक वो ऑफिशियल सीक्रेट ही रहा है, आज तक वो सामने नहीं आया वो वापस क्यों चली गई। शायद गवर्नमेंट ने कोई एश्योरेंस दे दिया होगा ऐसा कुछ, ठीक है। तो आर्म रेबेलियन कब होता है, जब सिविलियन पॉपुलेशन रेबेलियन करते आर्म्स लेकर, ऐसा होना बहुत मुश्किल है। 78 में ये अमेंडमेंट नंबर 44th अमेंडमेंट ने इंटरनल डिस्टर्बेंस को चेंज करके आर्म रेबेलियन कर दिया। हुआ ये था, इसके ऊपर हम डिटेल में आने वाले हैं अभी, कि ये तो इमरजेंसी तो हमने एक्सटर्नल देखी, ये वाली इंटरनल थी। बेसिकली इंदिरा गांधी ने इम्पोज की थी क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन था इंटरनल डिस्टर्बेंस कभी भी हो देश में तो आप इमरजेंसी लगा सकते हो। और उस टाइम इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 1975 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या किया था, इंदिरा गांधी को एक नोटिस दिया था कि एक इलेक्शन डिस्प्यूट था जिसके अधीन उसे ये कहा था कि आपने इंदिरा गांधी ने क्या किया है, इलेक्शन में कुछ गलत प्रैक्टिसेस यूज की हैं और आप डिसक्वालीफाइड हो इस ऑफिस से, और अगले 6 साल तक आप कोई भी पब्लिक ऑफिस अज्यूम नहीं कर सकते, राइट। इंदिरा गांधी ने ये जजमेंट सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट में गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उस टाइम वेकेशन पे था। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बेनिफिट दे दिया कि इंदिरा गांधी को स्टे दे दिया कि अभी आप पब्लिक ऑफिस में ही रहो जब तक हम वेकेशन से आते हैं। जब उसको स्टे मिल गया इंदिरा गांधी को, तो उसने अब क्या किया, सुप्रीम कोर्ट आएगी जब खुलेगी वेकेशन, हो सकता है कि वो भी इलाहाबाद वाला डिसीजन दे दे और मेरे को 6 साल के लिए बाहर कर दे। उसके एडवाइजर्स ने इंदिरा गांधी को सलाह दी कि आप ऑफिस में बने रहने के लिए एक ही चीज हो सकती है, इमरजेंसी लगा दो। अब उस टाइम ना तो कोई वार थी ना तो कोई एक्सटर्नल एग्रेशन था, तो इमरजेंसी फाइनेंशियल इमरजेंसी भी नहीं लगाई जा सकती थी क्योंकि फाइनेंसिस ठीक थे। तो फिर एक ही थी था प्रोविजन इंटरनल डिस्टर्बेंस, कि आप बोल दो कि एक कहीं ना कहीं तो देश में इंटरनल डिस्टर्बेंस हमेशा आज भी चल रही होगी, तो ये कोट कर दो कि इंटरनल डिस्टर्बेंस है तो मैं इमरजेंसी लगा रही हूँ। और इंदिरा गांधी ने ये कंट्रोवर्शियल चीज थी, इंदिरा गांधी ने खुद ही रिटर्न एडवाइस दी प्रेसिडेंट को कि आप इमरजेंसी लगा लो आर्टिकल 352 के अंदर, और प्रेसिडेंट ने ये एडवाइस मान ली और इमरजेंसी लगा दी। और ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से इंदिरा गांधी ने नहीं पूछा। सो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वाज नॉट इन्फॉर्म्ड। All the council of ministers came to know about the emergency in the next day in the newspapers कि emergency लगी है, और it was unilateral decision of इंदिरा गांधी। हालांकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का रिटर्न रिकमेंडेशन जाता है प्रेसिडेंट को, रिटर्न तो गया बट प्राइम मिनिस्टर का गया, हालांकि वही प्राइम मिनिस्टर ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड होता है। तो बट प्राइम मिनिस्टर का गया, काउंसिल का नहीं गया, ठीक है। तो लेकिन लीगली सही था क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ही हेड होता है, कोई इलीगल नहीं था इसमें कुछ भी। सो इसमें एक ही चीज इलीगल थी कि प्राइम मिनिस्टर ने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ डिस्कस नहीं किया था, ठीक है। तो उसने इसके ऊपर हम आने वाले, पहले मैंने अभी एक एक करके आऊंगा, ठीक है। तो इसमें भी हम डिफरेंस देख लेते हैं वार और एक्सटर्नल एग्रेशन में डिफरेंस। वार तब होती है जब फॉर्मली दोनों देश बोल दें कि वी आर एट वार,
कि वी विल यूज आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, फॉर्मली बोल दें तो ये होता है वार। एक्सटर्नल एग्रेशन होता है कि जब कोई दूसरा कंट्री हमारे देश के ऊपर एग्रेशन कर दे, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल। तो अभी तक वार की वजह से तो कोई भी इमरजेंसी नहीं हुई, तो जो हुई है वो एक्सटर्नल एग्रेशन से ही हुई है। एक बार चाइना के साथ, 2 बार पाकिस्तान के साथ, ठीक है। तो लेकिन एक एक्सटेंड हो गई थी ये वाली, फर्स्ट वाली जो चाइना वाली थी, ठीक है, वो हम लिखने वाले हैं, ठीक है। तो अभी तक जो नेशनल इमरजेंसी लगी है वो 2 बार लगी है एक्सटर्नल एग्रेशन की वजह से, और 1 बार लगी है इंटरनल डिस्टरबेंस की वजह से, ठीक है, जो कि हमने 44 अमेंडमेंट में इंटरनल डिस्टरबेंस को ही चेंज करके हमने आर्म रेगुलेशन कर दिया। क्यों कर दिया? ताकि बार बार इंटरनल डिस्टरबेंस का मिसयूज ना हो सके ये वर्ड का। कल को कोई और प्राइम मिनिस्टर आएगा, वो बोलेगा इंटरनल डिस्टरबेंस है जी, लगाओ इमरजेंसी, प्राइम मिनिस्टर बने रहूंगा मैं आराम से। इसलिए इसको चेंज ही कर दो। इंटरनल डिस्टरबेंस तो कुछ भी हो सकती है, वेग है टर्म ही वेग है, इसको आर्म रेबिलियन कर दो। रेबिलियन भी वो कौन सा, आर्म्ड होना चाहिए, हथियारों का यूज होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं। तो आप लिखो सबसे पहले तो फर्स्ट इमरजेंसी कब लगी थी हमारे देश में, तो लिखो फर्स्ट इमरजेंसी 1962 में लगी थी। 1962 से लेकर 1968 तक, 1962 से 68 तक। ये क्यों लगी थी? क्योंकि चाइना ने हमारे ऊपर एग्रेशन किया था 1962 में। वार तो 62 में ही खत्म हो गई थी 2 महीनों में, लेकिन 68 तक इमरजेंसी एक्सटेंड की गई। क्यों? क्योंकि अगर इमरजेंसी एक्सटेंड हो जाए ना, इमरजेंसी लगी हो ना, तो प्राइम मिनिस्टर को तो मौज हो जाती है। प्राइम मिनिस्टर को तो ना इलेक्शन लड़ना पड़ता है आगे, ना ही उसको ओपोजिशन का कोई खतरा रहता है, क्योंकि ऐसे पार्लियामेंट लगती है, जवाब देना पड़ता है ना ओपोजिशन को। इमरजेंसी लगी हुई है तो वो डिक्टेटर बन गया। इसलिए 62 से लेकर 68 तक एक्सटेंड कर दी गई। इसके बीच में 65 में पाकिस्तान ने हमारे साथ भी एक कन्फ्लिक्ट हुआ, ठीक है, 65 में। तो इसके लिए हमें सेपरेट इमरजेंसी नहीं लगानी पड़ी, बिकॉज ऑलरेडी इमरजेंसी फर्स्ट वाली जो लगी हुई थी, कब लगी थी वो 62 में। तो बीच में 65 में पाकिस्तान के साथ वार भी हुई, तो हमने लेकिन सेपरेट इमरजेंसी इसके लिए नहीं लगाई, बिकॉज इट वाज ऑलरेडी इन प्रोसेस, ठीक है। सेकंड इमरजेंसी फिर हमने कब लगाई? 1971 में, जब पाकिस्तान के साथ दोबारा हमारा झगड़ा हो गया। 1971 में सेकंड टाइम हमने इमरजेंसी जो थी वो लगा दी, ठीक है। और थर्ड टाइम जब कब लगाई हमने? 1975 में इंदिरा गांधी ने जो इंटरनल इमरजेंसी जो लगाई। अब हम इसको थोड़ा डिटेल में करेंगे, ठीक है। ये तो हमने एक थोड़ा सा इंट्रो वगैरह कर लिया, अब थोड़ा डिटेल में। सो लिखो आप नेशनल इमरजेंसी पार्ट 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 18 को ऐसे लिखना रोमन में XVII ऐसे ही होता XVII। पार्ट 18 आर्टिकल 352 टू 360, आर्टिकल 352 टू 360 डील विद इमरजेंसी। ये हमने लिया कहां से है? फ्रॉम वीमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। वाइमर WEIMER कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से लिया है। कितने टाइप की है ये? वो ये मैंने पहले बता दिया, 352 नेशनल इमरजेंसी, 356 स्टेट इमरजेंसी एंड 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये 3 टाइप्स हैं। नेशनल इमरजेंसी की टाइप्स लिखा रहा हूं। टाइप्स ऑफ नेशनल इमरजेंसी, नंबर 1
आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी, 356 स्टेट एमरजेंसी एंड आर्टिकल 360 फाइनेंशियल एमरजेंसी। आ जाते हैं हम 352 के ऊपर। फर्स्ट टाइम ये लगी, 3 टाइम्स अब तक लगी है। फर्स्ट टाइम लिख लो पूरी डेट 26 अक्टूबर 1962। 26 अक्टूबर 1962 चाइना अटैक्ड इंडिया, ब्रैकेट में लिखो एक्सटर्नल एग्रेशन। नेक्स्ट लाइन में लिखो बाय यूजिंग आर्टिकल 359, बाय यूजिंग आर्टिकल 359 all the fundamental rights including article 20, 21, 22 including article 20, 21 and 22 suspended। सारे ही फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो गए, खास करके ये तीनों सस्पेंड नहीं हुआ करते, बट ये भी हो गए। नेक्स्ट लाइन में लिखे आप ये भी हो गया कि हम कोई भी फंडामेंटल राइट इम्पोज अपना रिस्टोर करने के लिए कोर्ट्स में नहीं जा सकते, ठीक है। सो प्रेसिडेंट आल्सो मेड इट क्लियर दैट वी कैन नॉट गो टू कोर्ट फॉर एनफोर्समेंट ऑफ आवर फंडामेंटल राइट्स, फॉर एनफोर्समेंट ऑफ आवर फंडामेंटल राइट्स। अब नेक्स्ट लाइन में लिखे वार जो थी ये 21 नवंबर 1962 को एंड हो गई। 21 नवंबर 1962 को 21 नवंबर 1962 को वार केम टू एन एंड। चाइना वार स्टार्ट कब हुई थी? 26 अक्टूबर को, खत्म हो कब हुई? 21 नवंबर को। लगभग 1 महीना वार चली और एमरजेंसी कितने साल? 68 तक चलती रही, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में लिखिए अप्रैल 1965, इन अप्रैल 1965 इंडिया एंड पाकिस्तान engaged in armed conflict, India and Pakistan engaged in armed conflict। जो कि सितंबर 1965 में वार में कन्वर्ट हो गया। पहले आर्म्ड कन्फ्लिक्ट था, फिर सितंबर 65 में वार में बदल गया, ठीक है। और इसकी सीज फायर हो गई, सॉरी 65 में वार एंड हो गई, नॉट वार में चेंज नहीं हो गया, वार एंड हो गई, 65 में सीज फायर हो गई, ठीक है। अप्रैल में स्टार्ट हुआ था, सितंबर में सीज फायर हो गया वार का, और एक तशकांत एग्रीमेंट साइन हुआ। तशकांत एग्रीमेंट साइन हुआ बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ओके, अब देखिए फर्स्ट एमरजेंसी लगी कब थी? 62 में। इसके दौरान अब देखो फर्स्ट एमरजेंसी जिस साल लगी थी 62 में, उस साल चाइना से वार स्टार्ट हुई थी और वार उसी 1 महीने के बाद खत्म भी हो गई, लेकिन एमरजेंसी फर्स्ट वाली चलती रही। अब
इसके बीच में 1965 में पाकिस्तान के साथ वार हुई, वो भी एक दो तीन महीने चली और वो भी खत्म हो गई, लेकिन फर्स्ट एमरजेंसी अभी भी कंटिन्यू है। ओके, फर्स्ट एमरजेंसी कंटिन्यू। अब इस दौरान लोग ये कह रहे थे, ओपोजिशन ये कह रही थी कि आप एमरजेंसी खत्म करो, कितनी देर और चलाओगे? 62 में लगाई थी, 65 भी खत्म हो गया, 66 67 आ गया। तो जब ऐसा होता है तो लोग कहते हैं इलेक्शंस कराओ, डेमोक्रेसी वापस लाओ, इलेक्शन सिस्टम आएगा, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनेंगे और रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो हमारा काम वाम करेंगे। लेकिन गवर्नमेंट को कुछ और ही मंजूर था, गवर्नमेंट एमरजेंसी को एक्सटेंड करते जा रही थी, पार्लियामेंट से बार बार अप्रूवल लेके उसको रिन्यू करते जा रही थी। ठीक है, सो फर्स्ट एमरजेंसी कंटिन्यूड इन दिस ड्यूरेशन। So many public campaigns started. Many public campaigns were started against the government. ठीक है, during this time, many people were arrested. They were put behind bars. ठीक है, because जो भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ करता था उसको जेल में डाल देती थी गवर्नमेंट। और प्रेस की तो पूछे ही मत, प्रेस तो बिल्कुल सेंसर्ड थी, प्रेस कुछ बोल ही नहीं सकती थी। ठीक है, उस टाइम न्यूज़पेपर्स ही होते थे, टीवी में भी तो अब 65 की बात है तो टीवी तो कहाँ था, ठीक है, या रेडियो था या न्यूज़पेपर से, तो इट वाज टोटली सेंसर्ड। रेडियो जो था वो गवर्नमेंट का अपना था, ऑल इंडिया रेडियो, पब्लिक ब्रॉडकास्ट जिसको बोलते हैं, कोई प्राइवेट चैनल्स नहीं थे। अब नेक्स्ट पॉइंट पे लिखो, जनवरी 1968 में फर्स्ट एमरजेंसी वाज रिवोक्ड। फर्स्ट एमरजेंसी वाज रिवोक्ड यानी कैंसिल कर दी गई। अब नेक्स्ट हेडिंग, सेकंड एमरजेंसी यानी सेकंड नेशनल एमरजेंसी। ये कब लगी? 3 दिसंबर 1975। 3 दिसंबर 1975 ड्यूरिंग इंडिया पाकिस्तान आर्म्ड कन्फ्लिक्ट। सॉरी, मैंने 75 बोला, 71 है, गलती से मैंने 71। 3 दिसंबर 1971 इंडो पाक आर्म्ड कन्फ्लिक्ट। 71 में इंडो पाक आर्म्ड कन्फ्लिक्ट। अब इसके अंदर हुआ क्या, गवर्नमेंट ने और भी ज्यादा फर्स्ट एमरजेंसी से भी ज्यादा सख्ती कर दी, बड़े सारे एक्ट्स पास कर दिए, जैसे मीसा एक्ट यानी कि मेंटेनेंस ऑफ सिक्योरिटी एक्ट, MISA, मीसा यानी मेंटेनेंस ऑफ सिक्योरिटी एक्ट पार्लियामेंट में पास किया, और इसके दौरान बहुत सारे लोगों को अरेस्ट कर दिया गया। प्रिवेंटिव डिटेंशन, many people were arrested under preventive डिटेंशन, यानी कि एहतियात के तौर पर अरेस्ट कर लेना। जैसे अभी हमने महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, शाह फैसल, इनको अरेस्ट किया था, ये भी प्रिवेंटिव डिटेंशन थी। ठीक है, हालांकि इनका क्राइम क्या था, कोई चीज नहीं, ये आराम से अपने घर में बैठे थे, लेकिन इनको हमने अरेस्ट कर दिया, हाउस अरेस्ट कर दिया। सिमिलरली इस टाइम हमने मेंटेनेंस ऑफ सिक्योरिटी एक्ट यानी देश की सिक्योरिटी के लिए कुछ लोगों को, कुछ क्या बड़े सारे लोगों को, ऑपोजिशन पार्टीज को, इंक्लूडिंग ये अटल बिहारी वाजपेयी टाइप लोग भी सारे उस टाइम अरेस्ट थे, सारे जेल वेल में थे। ठीक है, तो इनको हमने मीसा के अंदर, और भी एक्ट थे जैसे COFE PISA, इसको छोड़ो आप। ठीक है, गवर्नमेंट डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स। ठीक है, गवर्नमेंट डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स, या गवर्नमेंट डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स, ये पार्लियामेंट ने पास किए। मीसा एक्ट, गवर्नमेंट डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स, और बहुत सारे लोगों को हमने अरेस्ट कर दिया गवर्नमेंट ने अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन, अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन, प्रिवेंटिव डिटेंशन। ठीक है, आगे चलते हैं। 1974 में क्या हुआ,
प्रेसिडेंट ने फिर से ये बोल दिया कि नोबडी कैन गो टू कोर्ट। सर ये कंटिन्यू रही 71 से। हाँ, प्रेसिडेंट ने ये बोल दिया कि कोर्ट में कोई नहीं जा सकता, ठीक है, क्योंकि कोर्ट में नहीं जा सकता क्योंकि मीसा एक्ट लगा है और ये मेंटेनेंस ऑफ सिक्योरिटी की बात है, इसलिए हम इसको जो है वो कोर्ट में नहीं जाने देंगे लोगों को, ठीक है, बाहर ही सुलझाना पड़ेगा मसले को, जेल में तो जाना ही पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड इमरजेंसी की। ये लगी 25 जून 1975। 25 जून 1975 ये थी हमारी थर्ड इमरजेंसी। बट ये जो थर्ड इमरजेंसी थी ये लगाई गई थी इंटरनल डिस्टरबेंस की वजह से। इंटरनल डिस्टरबेंस की वजह से, जो कि मैंने पहले बताया, इंदिरा गांधी ने लगाई थी। इसकी स्टोरी मैंने आपको ये सुनाई कि इस इमरजेंसी के लगने से कुछ दिन पहले, यानी कि 25 जून 1975 के कुछ दिन पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक केस देख रही थी कि इलेक्शन डिस्प्यूट का, और उसने ये जजमेंट दी। यूपी में है इलाहाबाद सिटी और हाई कोर्ट भी यूपी की है, बट इसका नाम उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट नहीं है, इलाहाबाद हाई कोर्ट है, ठीक है। हालांकि यूपी की जो कैपिटल है वो लखनऊ है, लेकिन हाई कोर्ट जो यूपी की है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, ठीक है। जैसे जे.एंड.के की हाई कोर्ट कौन सी है? जे.एंड.के हाई कोर्ट। पंजाब की हाई कोर्ट का क्या नाम है? पंजाब एंड हरियाणा, चंडीगढ़। पंजाब है वो चंडीगढ़ में, बट हाई कोर्ट का नाम है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। तो वो हरियाणा के भी हाई कोर्ट वही है, पंजाब की भी वही है वो चंडीगढ़, ठीक है। लेकिन यूपी की जो हाई कोर्ट है वो है इलाहाबाद हाई कोर्ट। उसने ये जजमेंट दी कि इंदिरा गांधी को कहा कि आप मिसयूज किया आपने ऑफिस का, आप पब्लिक ऑफिस में नहीं रहोगे, आप हट जाओ पब्लिक ऑफिस से, और अगले 6 साल के लिए भी आपको हम बार करते हैं फॉर एक्वायरिंग एनी पब्लिक ऑफिस। वो सुप्रीम कोर्ट गई केस को लेकर, तो सुप्रीम कोर्ट वेकेशन पे था, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया कि हम वेकेशन पे आपको स्टे मिल जाता है। तो जब उसको स्टे मिला तो उसने क्या किया कि इमरजेंसी इम्पोज कर दी, थर्ड टाइम हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी लगी। और इस इमरजेंसी का बहुत क्रिटिसिज्म हुआ, BBC वर्ल्ड, CNN न्यूज़, ये सारा पूरा वर्ल्ड में इंदिरा गांधी की बहुत क्रिटिसिज्म हुआ कि ये गलत मिसयूज ऑफ पावर किया है। उस टाइम भी अटल बिहारी वाजपेयी और बाकी जो जितने बीजेपी के RSS के जनसंघ के लीडर्स थे और बाकी भी पार्टीज के, मोरारजी देसाई जो बाद में इंदिरा गांधी के बाद 78 में प्राइम मिनिस्टर बना, जिसने 44th अमेंडमेंट लाई, मोरारजी देसाई, उसको भी अरेस्ट किया था इसने, ठीक है, जनता पार्टी थी उसकी। सर ये 71 वाली कब खत्म हुई? ये 74, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, इन लोगों को जब हमने अरेस्ट कर दिया, ठीक है, जब हमने अरेस्ट कर दिया तो इन लोगों ने बड़े सारे कैंपेन्स वगैरह चलाए, प्रेस भी सेंसर्ड कर दी थी इंदिरा गांधी ने, ठीक है, ये सब चलता रहा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं आगे। इस दौरान एक दो चीजें आप पेपर में लिख सकते हो कि इंदिरा गांधी ने 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर इस इमरजेंसी के ड्यूरिंग इस इमरजेंसी के स्टार्ट किया। वो था एक तो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, दूसरा स्लम क्लियरेंस, फैमिली प्लानिंग एंड स्लम क्लियरेंस। ये जो दोनों ही प्रोग्राम्स थे ये अगेंस्ट द पब्लिक माने जाते थे। जैसे चाइना में फैमिली प्लानिंग का है, 1 चाइल्ड नॉर्म हो गया था ना, सिमिलरली हमारे देश में भी फैमिली प्लानिंग स्टार्ट कर दी थी। दूसरा क्या है? स्लम क्लियरेंस, SLUM क्लियरेंस, यानी कि झुग्गी झोंपड़ी को हटाना। अब अगर ये इमरजेंसी ना होती तो इंदिरा गांधी ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि वो इलेक्शन में हारती। लेकिन वो पावर में, मतलब इस टाइम इलेक्शन से नहीं जीती थी, वो इमरजेंसी डिक्टेटर थी वो। आपको पता, जब कोई डिक्टेटर होता है तो वो कुछ भी कर सकता है, जैसे चाइना में होता है, क्योंकि उसको इलेक्शन का डर नहीं होता।
वो जीते हारे उसको फर्क ही नहीं पड़ता, वही है डिक्टेटर। इसलिए इंदिरा गांधी ने सोचा कि अब तो मैं डिक्टेटर ही हूँ, तो मैं फैमिली प्लानिंग और स्लम क्लियरेंस के प्रोग्राम स्टार्ट कर रहा हूँ। तो बड़े सारे जो प्रोग्राम्स थे विच वर अगेंस्ट द पब्लिक विश वो स्टार्ट किए गए, ठीक है। एंड इंदिरा गांधी लॉस्ट द नेक्स्ट अपकमिंग इलेक्शन एंड मोरारजी देसाई जनता पार्टी गवर्नमेंट जीत गई, वो पावर में आई, ठीक है। अब इस इमरजेंसी के ड्यूरिंग हमने इंदिरा गांधी ने एक अमेंडमेंट पास की, 42nd अमेंडमेंट, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। क्या है बोला, इंदिरा गांधी ने इस इमरजेंसी के टाइम पर एक 1976 में अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन की कर दी, 42nd अमेंडमेंट, जो इतनी बड़ी थी, आज तक की सबसे बड़ी अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन की हुई है। पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बदल कर रख दिया, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी इसको बोला जाता है 42nd अमेंडमेंट को, ठीक है। बहुत सारी चेंजेस लाई कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन जब मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर बने 2 साल के बाद, उन्होंने 44th अमेंडमेंट लाई 78 में, और उन्होंने सारी चीजें जो 42nd में की थी वो सारी ऑलमोस्ट रिवर्स कर दी, सब तो नहीं बट काफी 80% चीजें वहां रिवर्स कर दी गई, ठीक है। तो इंदिरा गांधी इलेक्शन भी हार गई, ठीक है। मोरारजी देसाई जीत गया, लेकिन वो भी 2-3 साल ही रहा, उसके बाद दोबारा से फिर कांग्रेस गवर्नमेंट, ठीक है, आ गई, ठीक है। तो अभी ये जो आज बीजेपी इतना कांग्रेस के खिलाफ हुई है ना, कि कांग्रेस मुक्त भारत हम चाहते हैं, ये इसीलिए है क्योंकि इस टाइम पर 75 से लेकर ऑनवर्ड्स कांग्रेस ने बीजेपी के साथ बहुत बुरा किया। कांग्रेस ने, आप खुद ही देख रहे हो, जिसने इंटरनल इमरजेंसी लगा दी देश में जब कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी, तो वो प्राइम मिनिस्टर क्या कुछ कर सकती थी, ठीक है। और बहुत सारी वीसा के अंदर, बहुत सारी वीसा एक्ट अभी भी चल रहा था, और बहुत सारी डिटेंशंस भी हुई, प्रिवेंटिव डिटेंशंस भी हुई, लोगों को जेल में डाला गया। लेकिन सर ये जो 42nd अमेंडमेंट हुई ड्यूरिंग इमरजेंसी, ये वैलिड तभी रहेंगी जब पार्लियामेंट से मतलब पास, वो करा लेती थी वो, लेकिन जब इमरजेंसी है फिर पार्लियामेंट का सेशन नहीं ना होगा, नहीं होगा, बट वो कुछ ना कुछ तालमेल करके तो वो करा लेती थी, ठीक है, वो करा लेती थी, क्योंकि इसके पास अपने जो भी पावर्स वगैरह थी वो कर लेती थी गवर्नमेंट से, ठीक है। तो उसके बाद 23 मार्च के अंदर 1977 में, डेटेड 23 मार्च 1977 में इसको रिवोक्ड कर दिया गया, रिवोक कर दिया, ठीक है। ऑर्डिनेंस के थ्रू किया ना, ये वाली जो अमेंडमेंट, ऑर्डिनेंस तो प्रेसिडेंट का चलता ही था, हमने जैसे ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट दिया, तो उसमें तो पार्लियामेंट के अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती, जब पार्लियामेंट बैठेगी तो फिर करेंगे, फिर ऑर्डिनेंस, फिर री ऑर्डिनेंस, फिर वो जो प्राइम मिनिस्टर चाहे उस टाइम कुछ भी कर सकता था, ठीक है। तो ये कुछ इसके अंदर हुआ। अब हम थोड़ा सा इसके अंदर लिखेंगे, ठीक है। तो हम लिखो वीटो पावर्स की थी ना हमने,
आप हेडिंग दे दो इमरजेंसी पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट।